हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली जो सारे कंटेंट या फिर आप सब बोल सकते हो कि टॉपिक जो हम लोग ज़्यादातर से ज़्यादा डिस्कस करेंगे वो है एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैसे केमिकल इक्वेशन फॉर्म होता है, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम लोग, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और इनके इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे डेली लाइफ पे, या फिर आप कह सकते हो कि क्या हम लोग इसको नॉर्मल तौर से डेली लाइफ में उसको देख सकते हैं। अगर देख भी रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हमारे डेली लाइफ को इफेक्टेड करता है वो। देन हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो होगा कोरोशन एंड एसिडिटी। So these are the topics that we are going to discuss on this chapter and they are actually important एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल टॉपिक चलते हैं, जिसमें देखिए चैप्टर का नाम क्या बताया गया है, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर केमिस्ट्री जब है तो ऑब्वियसली ये केमिकल रिलेटेड बात ही कहेगा। तो देखो आप एक बात समझो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। कुछ कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसको हम लोग नोटिस कर सकते हैं और कुछ कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसको हम लोग नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चेंजेस हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो दूध से दही बनता है, जब दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये आप नोटिस कर सकते हो। आप थोड़ा वेट करो, दूध को जमने दो, वो दही बन जाएगा। या फिर आप चावल से आप फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर मेकिंग राइस, सो आपने जब भी चावल को पानी में उबाला, इट कन्वर्टेड इनटू राइस। सो दिस टाइप ऑफ changes you can actually observe, you can notice it, but some type of changes are there that you cannot see but still it is happening. सो कुछ कुछ चेंजेस है जिसको आप देख नहीं सकते, आप उसको महसूस कर सकते हो कि यस दैट इज़ हैपनिंग। एक्चुअली टेम्परेचर चेंज जब होता है तो आप उसको महसूस कर सकते हो, आप उसको देख नहीं सकते। तो बेसिकली अगर आप लोग इस चेंजेस को जो नोटिस करते हो, दैट मीन्स द चेंजेस दैट आर नोटिसेबल, उसमें आप लोग क्या क्या चेंजेस दे सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पोजीशन, शेप, साइज ये सब चेंज होते हुए देख सकते हो। कभी कभी कलर चेंज होता है, कभी कभी फिजिकल स्टेट चेंज होता है। फिजिकल स्टेट बोलने से जैसे मान लो मेल्टिंग ऑफ आइस, पहले सॉलिड था वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ये भी एक चेंज है जिसमें स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर का भी चेंज हो सकता है। एक गर्म ऑब्जेक्ट था, उसके कांटेक्ट में एक ठंडा ऑब्जेक्ट को रख लिया तो ठंडा ऑब्जेक्ट थोड़ा देर बाद उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, तो ये भी एक टाइप का चेंज हो गया। आप इसको देख नहीं सकते हो लेकिन फील कर सकते हो, आप इसको मेज़र कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। आप जो सब्सटेंस था वो सब्सटेंस में आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी अप्लाई किए कि वो जो सब्सटेंस था वो टोटली चेंज होकर दूसरे टाइप के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक शुगर का पार्टिकल है, आपने उस पर थोड़ा हीट दे दिया तो शुगर पार्टिकल जो वाइट था वो कन्वर्ट होकर ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। तो एक्चुअली उसमें कंपोजिशन चेंज हो जाता है, इसलिए वो कलर भी चेंज कर लिया और कंपोजिशन भी चेंज कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है सब्सटेंस का। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम लोग धीरे धीरे टॉपिक के साथ पढ़ते हुए रहेंगे और समझेंगे भी बात को। तो बेसिकली दिस आर द चेंजेस, मतलब ऐसे चेंजेस को हम लोग नोटिस कर सकते हैं। कलर चेंज हो सकता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, कॉम्पोजिशन चेंज हो सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज हो सकता है, पोजीशन चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है। सो चेंजेस के बात को अगर हम लोग थोड़ा और क्लासिफाइड वे से समझें तो चेंज बेसिकली दो टाइप के होता है, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज को हम लोग उस टाइप के चेंज को फिजिकल चेंज कहेंगे जिसमें एक्चुअली प्रॉपर्टी चेंज होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंज। और वो प्रॉपर्टी क्या, केमिकल प्रॉपर्टी का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी। सो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। अगर मान लो कि कोई सब्सटेंस के ऊपर कुछ भी एक एक्टिविटी अप्लाई हो रहा है
या फिर कुछ उस पर कुछ भी एक इवेंट अप्लाई हो रहा है कि जिसके वजह से उसमें चेंजेस तो आया, और चेंजेस आने की वजह से सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ, लेकिन कोई नए टाइप का सब्सटेंस नहीं जनरेट हुआ या फिर फॉर्म नहीं हुआ, तो उस टाइप की चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। लेकिन केमिकल चेंज एक ऐसा टाइप का चेंज होता है, हम लोग उस टाइप के चेंज को केमिकल चेंज कहेंगे जिसमें सब्सटेंस टोटली चेंज हो जाता है, उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होना ही है, उसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है। उसके वजह से क्या होता है, एक नया टाइप का सब्सटेंस जनरेट हो जाता है। और केमिकल चेंज में बेसिकली देखा गया है कि वो इरिवर्सिबल होता है। दैट मीन्स एक बार वो चेंज हो जाए तो आप रिटर्न उसको पहले वाले स्टेट में नहीं, पहले वाले सब्सटेंस में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट। फिर से आपको एक नया केमिकल चेंज करना पड़ेगा तो जाके शायद वो फिर से प्रीवियस सब्सटेंस में रिटर्न हो जाए, प्रीवियस सब्सटेंस जैसा बन जाए। ये इस टाइप के चेंजेस को हम लोग बेसिकली केमिकल चेंज बोलते हैं। सो डेफिनेशन तो है यहाँ पर, आप लोग थोड़ा देख लो कि केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस क्या होता है। तो मैं आपको एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल देता हूँ, जिसमें देखो मेल्टिंग ऑफ आइस। इसमें क्या हुआ, आपने एक आइस लिया, उसमें थोड़ा हीट दे दिया, तो क्या हो गया, जो सॉलिड ब्लॉक था आइस का वो पिघल के लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, वो सॉलिड था लिक्विड हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा था वॉल्यूम घट गया, ऐसा बात हो रहा है। सो पहले एक दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो ठीक है, फिजिकल चेंज के लिए अभी फ़िलहाल यही रखो। अभी एक केमिकल चेंज के बारे में समझते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक चीनी लिया, चीनी मतलब शुगर पार्टिकल लिया, अब उस पर आपने थोड़ा हीट दे दी या फिर आप उसने बर्न कर दिया, आपने उस पर एक माचिस स्टिक से उसको बर्न कर दिया, तो क्या हुआ, चीनी का पार्टिकल जैसे शुगर का पार्टिकल जो होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों रहता है। C6H12O6 ये होता है शुगर का एक पार्टिकल का कॉन्स्ट्रक्शन। अभी जब भी आप इसको बर्न करते हो तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला पार्ट है ये एक्चुअली इवापोरेट होकर निकल जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन पार्ट ही रह जाता है, और ये एक्चुअली ब्लैक कलर का होता है। तो आपके पास जो सब्सटेंस बचा रहता है वो ब्लैक कलर का एक पार्टिकल बचा रहता है जो काला होता है, ब्लैक इन कलर होता है। और इसमें देखो कॉन्स्ट्रक्शन, शुगर का कॉन्स्ट्रक्शन पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी था, लेकिन बर्न होने के बाद इसमें कोई भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन बच गया। तो दिस टाइप ऑफ चेंज में एक्चुअली क्या हुआ, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो इस टाइप के चेंज को, मतलब शुगर को अगर आप बर्न कर रहे हो तो जो चेंज होगा उस टाइप के चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल आप लोग को बार बार पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको अगर आप लोग बर्न कर दोगे तो क्या होगा। तो देखो मैग्नीशियम रिबन एक्चुअली क्या होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत फायरी होता है, मतलब फायर कैच कर लेता है बहुत ईजीली। क्यों, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करते हैं, और ये थोड़ा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ बहुत ही ईजीली रिएक्ट कर जाता है। अगर इसको थोड़ा भी अगर हीट मिल जाए तो, अगर थोड़ा भी हीट मिल जाएगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना देगा। सो ये होता क्या है, देखो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट बताया गया है। इसमें होता क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन को लेके वो बर्नर में, बर्नर मतलब जिससे आगे निकल रहा है, इससे बर्न कर रहा है। तो यहाँ पर देखो प्लेट में कुछ ऐसा आ रहा है, वाइट कलर का ऐसा आ रहा है, यही वाला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर वो प्लेट के ऊपर कलेक्ट हो रहा है। तो इसमें हुआ क्या, मैग्नीशियम रिबन था और ये ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन था, ये दोनों रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एस बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो टाइप का चेंजेस है ये बेसिकली एक केमिकल चेंज है। अभी देखो हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन में पढ़ने के पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। देखो बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल्स देता हूँ। हाइड्रोजन के साथ अगर आप ऑक्सीजन रिएक्ट कराते हो और थोड़ा हीट देते हो तो बनता है पानी, दैट मीन्स H2O, वाटर। तो देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है,
और ये आपको एक वाटर मिल गया जो कि लिक्विड है इन नेचर। मैंने ब्रैकेट में हमेशा यूज़ करता हूँ ये डिनोट करने के लिए कि कौन क्या है। दिस इज़ अ प्रॉपर वे टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। सो देखो क्या हुआ यहाँ पर, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, these are called the reactants. These are called the reactants. That means this one is reactant 1, this one is reactant 2, और ये दोनों reactants मिलके जो बनाया, न्यू सब्सटेंस बनाया, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो ये एक केमिकल रिएक्शन बन गया, ये जो आपको मिला ये केमिकल रिएक्शन बन गया जिसमें दो रिएक्टेंट रिएक्ट करने की वजह से एक प्रोडक्ट जनरेट हुआ। अब एक बात को समझो कि देखो पहले एक गैस के साथ अनदर गैस रिएक्शन किया तो बना लिक्विड। हाँ, ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट्स का जो भी फिजिकल स्टेट था, प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट वो नहीं भी हो सकता, उससे चेंज भी हो सकता है। ऑफिशियली यहाँ भी इसको गैस बनना था लेकिन वो गैस नहीं बना, लिक्विड बना। हाँ, ये हो ही सकता है, केमिकल चेंज में ये पॉसिबिलिटीज़ हो ही सकता है कि कुछ भी हो सकता है। आप जितना उसको डिस्कस करोगे तो ही पता चलेगा कि कौन से रिएक्टेंट्स के रिएक्शन में किस टाइप का प्रोडक्ट आता है, उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, उस आप एग्जांपल पढ़ोगे तो ही आपको पता चलेगा। लेकिन बेसिकली ये बात समझना ज़रूरी है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, कभी ऐसा नहीं है कि अगर गैस और गैस रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट भी गैस ही होना है। वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। बस ये बात को समझ लो। सो ये एक्चुअली एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो। तो अब एक बात को समझो कि कभी कभी क्या होता है, ये जो रिएक्शन होता है, मान लो कि एक रिएक्टेंट 1 है और एक रिएक्टेंट 2 है, इन दोनों को रिएक्शन की वजह से एक प्रोडक्ट बना। तो क्या होता है, कभी कभी होता है क्या, एक तीसरा टाइप का एलिमेंट यहाँ पर दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। अब देखो एरो के ऊपर मैं बता रहा हूँ कैटलिस्ट बुक में है, आप लोग इसको देख लो। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा टाइप का सब्सटेंस होता है जो कोई रिएक्शन में रहता तो है, इट मे प्रेजेंट इन द रिएक्शन टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन और डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। व्हाट आई एम सेइंग, रेट मतलब ज़्यादा जल्दी फास्ट रिएक्शन होगा या फिर स्लो होगा। रेट मतलब मैं वो बात बताना चाहता हूँ कि क्या होता है, कभी कभी कुछ सब्सटेंस ऐसे रहता है कि वो रिएक्शन में अगर आप उसको डाल दो, ऐड कर लो, तो रिएक्शन थोड़ा फास्टर होने होगा। या फिर कुछ ऐसे भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कोई रिएक्शन घट रहा है, उसमें कोई सब्सटेंस डाल दिए तो जो रिएक्शन हो रहा था वो स्लो होना शुरू हो गया, स्लो से हो रहा है, स्लोली हो रहा है। तो वो जो सब्सटेंस आप ऐड कर रहे हो, एक्सटर्नल सब्सटेंस ऐड कर रहे हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब देखो नाम से पता चल रहा है, जो रेट को इंक्रीज करेगा, फास्ट करेगा। और नेगेटिव मतलब होता है क्या, नेगेटिव कैटलिस्ट मतलब होता है जो इंक्रीज रेट को डिक्रीज करेगा, स्लो कर देगा। कुछ पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट तो ऑब्वियसली रहते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, वो ऑक्सीजन पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O3, ये सारे जो एलिमेंट्स होता है, ये सारे पोटेशियम परमैंगनेट आप ले लो। इसको क्या होता है, इसमें बेसिकली ये ऑक्सीजन के फॉर्मेशन के टाइम में पॉजिटिव कैटलिस्ट के तौर से एक्ट करते हैं। कभी कभी नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है, लेकिन आपकी बुक में अभी यहाँ पर कोई नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल नहीं दिया है। मैं आपको एक PDF चार्ट भेज दूंगा, वहाँ पर से आप लोग देख लो कि पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है। तो देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है। देखो बेसिकली आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पर बता दिया गया है कि जिसमें ये देखो केमिकल यहाँ पर बताया कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये रिएक्टेंट 1 है और ये है रिएक्टेंट 2। दैट मीन्स मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट है, और ये दोनों रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसको थोड़ा जूम करता हूँ।
सो दिस वन इज़ द रिएक्टेंट 1, दिस वन इज़ द रिएक्टेंट 2, और ये एरो दे के रिप्रेजेंट कर रहा है। एरो देना मतलब होता है कि देखो, एक बात को समझो कि ये जो रिएक्टेंट है ये लेफ्ट साइड में है और ये जो प्रोडक्ट है वो राइट साइड में है। अगर आप लेफ्ट और राइट साइड में जो भी रिएक्टेंट है उनके पार्टिकल्स के नंबर को काउंट करोगे, एटम के नंबर को काउंट करोगे, तो देखो आपको पता चलेगा कि इधर मैग्नीशियम का कितना है, 1 एटम है, ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। तो ऑब्वियसली इधर भी राइट साइड में भी आपका टोटल 1 + 2 3 होना चाहिए था, लेकिन देखो नहीं, मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है। कैसे पता चल रहा है? नीचे देखो, यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 है, ओ के नीचे भी कुछ नहीं है, 1 है। तो एक्चुअली हुआ क्या, देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो मैग्नीशियम का हो गया 1, ऑक्सीजन का हो गया 1, तो टोटल कितना हो गया, 2। लेकिन इधर कितना था, इधर मैग्नीशियम का था 1 और ऑक्सीजन का था 2, तो इन दोनों को ऐड करते तो कितना था, 3। तो देखो दोनों साइड तो सेम नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में इक्वल साइज के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है। इधर तो 3 आ गया, इधर तो 2 आ गया, दैट मीन्स ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड, शॉर्ट में लिखता हूँ अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड रिएक्शन को दिखाने के लिए हम लोग हमेशा एरो यूज़ करते हैं, और अगर बैलेंस्ड रहता तो हम लोग इक्वल्स टू दिखा देते हैं। कुछ बैलेंस एग्जांपल को देखो, ये भी अनबैलेंस्ड है, हालांकि यहाँ पर जितने सारे जिंक है इधर भी उतना ही जिंक है। देखो इधर जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। आपको समझ में आना चाहिए कि इस टाइप की रिएक्शन को भी हम लोग एरो से दिखा रहे हैं, हालांकि ये बैलेंस्ड है, लेकिन हम लोग बेसिकली इस टाइप की इक्वेशन को अगर इक्वल्स टू भी लिख देते हैं तो भी गलत नहीं होता। बैलेंस्ड इक्वेशन के टाइम में आप इक्वल्स टू यूज़ करो, अनबैलेंस्ड के टाइम में आप एरो यूज़ करो। देखो यहाँ पर क्या बताया कि ये वाला इक्वेशन को अगर देखो तो नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड, जिंक का कितना था, 1 था, इधर भी जिंक 1 है, LHS में भी 1 है, RHS में भी 1 है। हाइड्रोजन को देखो 2 था, इधर भी 2 है, और सल्फर का देखो 1 था, इधर भी 1 है, और ऑक्सीजन का 4 था। तो अगर इस टाइप का कंडीशन आ रहा है कि LHS एंड RHS में नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर इक्वल, तब वो हो जाता है बैलेंस्ड इक्वेशन। लेकिन ये वाला देखो, इसमें मैग्नीशियम का कितना एटम था, 1, ऑक्सीजन का कितना था, 2। तो इधर मैग्नीशियम का 1 था तो इधर भी मैग्नीशियम का 1 है, इधर ऑक्सीजन का 2 था तो इधर भी ऑक्सीजन का 2 होना चाहिए था, लेकिन 2 नहीं था। दैट्स वाई इट इज़ ए अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सो ये एक राइटिंग का प्रोसेस है कि आप उसको कैसे डिनोट करोगे। अगर अनबैलेंस्ड है तो एरो से दिखाओगे, अगर बैलेंस्ड है तो इक्वल्स टू दिखाओगे। अभी ये बैलेंसिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसमें आपको देखो दोनों साइड में सेम करना पड़ता है। आपको ज़्यादातर टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे एक इक्वेशन गिवन हो जाएगा, आपको एक ऐसे इक्वेशन गिवन होगा, Fe + H2O, Fe3O4 H2। अब बोलेगा कि यू बीन आस्क्ड टू मेक इट ए बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको कैसे बैलेंस इक्वेशन बनाओगे? देखो इधर Fe कितना है, 1 है, LHS में 1 है, लेकिन इधर Fe है 3। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर 3 Fe ऐड करना पड़ेगा तो जाके ये 3 होगा। अब इधर क्या है, हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो मैच हो गया, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन ऑक्सीजन इधर 4 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 है, तो इसको 1 करेंगे तो मुझे यहाँ पर इसको 4 करना, तो मैं यहाँ पर 4 लिख दूंगा, यहाँ 4 लिखूंगा तो इधर 4 के साथ ये बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ 4 ऐड करने के साथ ही साथ देखो हाइड्रोजन में भी चेंजेस आ गया। अब बात को थोड़ा नोटिस करो कि यहाँ पर अगर मैं 4 लिख देता हूँ तो ये 4 तो हाइड्रोजन को भी चेंज कर देगा, तो ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8,
8 हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, तब मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही हाइड्रोजन है। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ भी 4 ऐड कर लूँगा, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया। हाइड्रोजन हो गया 8, Fe हो गया 3, O हो गया 4। मुझे करना क्या पड़ा, मैं इसको बैलेंस करने के लिए Fe के पहले 3 लिख दिया, हाइड्रोजन के पहले 4 लिख दिया, ये पानी के पहले 4 लिख लिया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल Fe कितना हो गया, Fe हो गया 3 एंड राइट हैंड साइड में भी है 3। हाइड्रोजन कितना है, 8 है, 4 एंड 2 मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 8। कलर चेंज कर लेता हूँ, हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया। और इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में देखता हूँ, देखो राइट हैंड साइड में मैं अगर यहाँ पर 4 ऐड कर देता हूँ तो 4 2 ज़ा 8 हो गया। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4, यहाँ है 3। अच्छा ऑक्सीजन कितना है, देखो ऑक्सीजन के नीचे 1 है, 1 इंटू 4 होता है 4। और राइट हैंड साइड में देखता हूँ कितना है, ऑक्सीजन भी 4 है। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो मैंने कैसे बैलेंस्ड इक्वेशन कर लिया, यहाँ 3 बैठाया, यहाँ 4 बैठाया और यहाँ पर भी 4 बैठा दिया, तो जो ये अनबैलेंस्ड था ये बैलेंस्ड हो गया। ऐसे हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। एक प्रॉपर प्रोसीड्योर है, मैं आपको वो चार्ट वाइज प्रॉपर प्रोसीड्योर भेज दूंगा। दैट इज़ द बेसिक रूल टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। फिलहाल आप लोग ये समझो कि आपको ऐसा टाइप का एक इक्वेशन बता दिया जाएगा जिसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत ही ईजी तरीका है उसको सॉल्व करने का। सो थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन का। देखो कभी कभी कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन आपको मिलेगा जिसमें गैसेस एवोल्यूशन होगा। दैट मीन्स आपने 2 रिएक्टेंट को ऐड किया तो गैस जनरेट होना शुरू किया। जैसे मान लो जिंक के साथ, मैं कलर चेंज करता हूँ, मान लो कि मैं जिंक के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड, देखो मैं बता रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड लेकिन लिख रहा हूँ H2SO4, तो H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये Zn मतलब जिंक, मैं बोल रहा हूँ जिंक। तो जिंक के साथ अगर मैं H2SO4 को ऐड करता हूँ, दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करता हूँ, तो क्या होता है, जिंक सल्फेट जनरेट होता है, जिंक सल्फेट ZnSO4, और उसके साथ एक गैस जनरेट होता है जिसको हम लोग होता है H2, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस जनरेट होता है। और मैं साइड में लिखूंगा एक छोटा सा अपवर्ड एरो, दैट मीन्स ये एक गैस है जो इवापोरेट होकर ऊपर से निकलना शुरू करेगा। तो ये जो मैंने रिएक्शन आपको यहाँ पर दिखाया, एक एरो दे देता हूँ, एरो से क्या होगा आपको पता चलेगा कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रोमिनेंट होगा कि अगर आप बैलेंस्ड इक्वेशन यूज़ करो तो ज़्यादा आंसर टू द पॉइंट एंड मोर प्रोमिनेंट होता है। बैलेंस्ड इक्वेशन ही दिखाओ, अनबैलेंस्ड मत दिखाओ। सो जिंक के साथ अगर H2SO4 अगर ऐड करते हो तो जिंक सल्फेट जनरेट होता है और एक गैस जनरेट होता है। इस इक्वेशन से, इस टाइप के केमिकल रिएक्शन से आपको क्या पता चला कि कुछ रिएक्शन में क्या होता है, गैस जनरेट होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कुछ इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन नहीं सॉरी एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब जनरेट होना, एवोल्यूशन स्पेलिंग लिख देता हूँ EVOLUTION, एवोल्यूशन मतलब जनरेट होना। कुछ केमिकल रिएक्शन में गैस जनरेट होता है। एक दूसरा टाइप का रिएक्शन ऐसा होता है FeS, फेरस सल्फेट प्लस H2SO4, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरस सल्फाइड, इन दोनों को अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ तो जनरेट होता है FeSO4, दैट मीन्स फेरस सल्फेट। पहले क्या दिया था, फेरस सल्फाइड। देखो यहाँ पर एक बात समझना है, केमिस्ट्री में टर्म्स बहुत ही ज़रूरी नेसेसिटी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया सल्फाइड PHIDE, दैट मीन्स FeS। देखो ओनली S है, उसीलिए मैं सल्फाइड बोल रहा हूँ। फेरस सल्फाइड, इसके साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो गया तो जो जनरेट हो रहा है वो सल्फाइड नहीं होगा,
वो सल्फेट होगा। क्या जनरेट हो रहा है? जनरेट हो रहा है FeSO4। देखो ये SO4 होने के वजह से इसको बोलते हैं सल्फेट। तो हो क्या रहा है? फेरस सल्फेट, SULPHATE। सल्फाइड से सल्फेट जनरेट हो रहा है, फेरस सल्फेट जनरेट हो रहा है, और उसके साथ क्या है? गैस होगा H2S। ये गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड जो निकल जाएगा। दैट मीन्स इवोल्यूशन होगा। देखो दो ऐसा केमिकल रिएक्शन पढ़े जिसमें गैस इवोल्यूशन होता है। मैं इक्वेशन को शॉर्ट में लिख के देता हूँ। वो क्या है? कुछ इस टाइप का है कि अगर FeS के साथ, फेरस सल्फाइड के साथ H2SO4 को ऐड किया जाए तो क्या जनरेट होगा? एरो देके दिखाता हूँ। FeSO4 प्लस H2S। अब ये गैस है, ये एरो से निकल जाएगा। फेरस सल्फाइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन में फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जनरेट हुआ। तो देखो ये भी एक एग्जांपल है जिसमें गैस एवोल्यूशन हो रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन है जिसमें गैस एवोल्यूशन होता है। देखो कुछ कुछ है जिसमें कलर चेंज होता है। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ, इसमें है Pb3O4। इसको कहते हैं लेड ऑक्साइड। ये Pb मतलब लेड और O से होता है ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड का कलर होता है रेड, लेड ऑक्साइड। इसको अगर हम लोग थोड़ा भी हीट जनरेट देंगे, इसमें अगर थोड़ा भी हीट देंगे, हीट HEAT, Pb3O4, इसको अगर थोड़ा हीट देंगे तो वो हीट जब भी लिखोगे ना, कोई भी हीट दो, एयर दो, कैटलिस्ट दो, एरो के ऊपर लिखना हमेशा। अगर हीट दे रहे हो तो क्या होगा? लेड ऑक्साइड जनरेट होगा, लेकिन ये लेड क्या होगा? लेड मोनोऑक्साइड होगा, PbO। देखो यहाँ पर कितना था? 4 ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर 1 ऑक्सीजन आ गया, तो इसलिए कहते हैं इसको लेड मोनोऑक्साइड। और एक गैस भी जनरेट होगा जो ऑक्सीजन होगा और वो निकल जाएगा। अभी ये जो रेड कलर का था, ये रेड कलर का था, लेकिन जब भी इसको हीट दे दोगे तो ये जो नया होगा ये येलो कलर का होगा। ये रेड कलर का था, ये रेड कलर का था, येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। लेड ऑक्साइड था, हुआ क्या? रिएक्शन होने के बाद हीट देने के बाद ये लेड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसका कलर रेड से येलो हो गया। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट, ये एक्चुअली ब्लू कलर का होता है, CuSO4, ये ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। इसके साथ अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ऐड कर दो, H2S, तो ये रिएक्शन होने के बाद कॉपर सल्फाइड, CuS, कॉपर सल्फाइड, और ये हार्ड होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड, ये सॉलिड होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के साथ अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्शन कराते हो तो कॉपर सल्फाइड जनरेट होता है जो ब्लैक कलर का होता है। और सॉरी फिर से लिखता हूँ, CuSO4 कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था, इसके साथ हम लोग ने ऐड कर दिया था H2S गैस। क्या जनरेट हुआ था? जनरेट हुआ था ब्लैक कलर का कॉपर सल्फाइड।
ये ब्लैक कलर का होता है, ये जो कॉपर सल्फाइड है ये ब्लैक कलर का होता है, और उसके साथ जनरेट होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। फिर से देखो ये क्या था, ये टोटली एंड टोटली ब्लू कलर का था। जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन हो गया तो बन गया ब्लैक कलर का कॉपर सल्फाइड। देखो कलर चेंज हो रहा है, यहाँ ब्लू था यहाँ ब्लैक हो गया। तो कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होता है कि कलर चेंज हो जाता है। ये वाला और प्रीवियस वाला एक एग्जाम्पल था जिसमें कलर चेंज ऑफ कलर नज़र आता है। कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें प्रिसिपिटेट, व्हाट इज द स्पेलिंग, प्रिसिपिटेट दैट मीन्स नीचे रिएक्शन होने के बाद नीचे एक हीट जैसा जम जाएगा, प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। प्रिसिपिटेटेड हो जाएगा मतलब नीचे जाके वो पार्टिकल्स गैदर हो जाएंगे। ऐसा होता है। आप कभी ओके, आई विल गिव यू सम यूट्यूब लिंक्स ऑफ सम केमिकल वीडियोस, केमिकल रिएक्शन का वीडियो दे दूँगा, आप लोग वहाँ पर देखो तो आपको पता चलेगा कि प्रिसिपिटेट कैसा होता है। एक्चुअली कुछ नहीं होता, पार्टिकल्स थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और नीचे जाके टेस्ट ट्यूब के नीचे जाके बैठ जाता है। दैट मीन्स एक्चुअली होता क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में एक टेस्ट ट्यूब रहता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर में आप लोग AgNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम क्या है AgNO3 ऐसे ले ले, तो यहाँ पर AgNO3 ले ले तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। और इसमें अगर आप थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड दे देता हूँ, सोडियम क्लोराइड मतलब होता है NaCl। ये प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग नमक इसी को हम लोग कंज्यूम करते हैं प्रैक्टिकल में, जिसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। तो ये दो अगर ऐड हो जाता है एक साथ तो ये दोनों आपस में मिलकर रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने के बाद ये जो नीचे है यहाँ पर एक प्रिसिपिटेशन होता है। दैट मीन्स वो गाढ़ा लेयर बन जाता है वाइट कलर का। ये किसका बनता है, ये बनता है सोडियम सोडियम क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड का। मैं रिएक्शन आपको बाद में बताऊंगा, पहले बात को समझो। सिल्वर नाइट्रेट था, उसके साथ आपने सोडियम क्लोराइड ऐड किया, तो आपके पास जो प्रिसिपिटेशन हुआ वो किसका हो गया, सिल्वर क्लोराइड का। Ag मतलब सिल्वर, Cl मतलब क्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ सोडियम क्लोराइड रिएक्शन में सिल्वर क्लोराइड का एक प्रिसिपिटेशन गिर गया, और ये वाइट कलर का होता है, वाइट प्रिसिपिटेशन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर formation of precipitation actually occurs. So ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि आपने एक ऐसा रिएक्टेंट लिया था जो कि लिक्विड था और एक सॉलिड था, और इन दोनों के रिएक्शन में एक वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म हो गया टेस्ट ट्यूब में। तो क्या क्या था, क्या क्या रिएक्टेंट और क्या क्या प्रोडक्ट जनरेट हुआ था। तो एक रिएक्शन एक बार फिर से देख लेता हूँ। रिएक्शन एक बार देखते हैं क्या होता है रिएक्शन में। AgNO3 ब्लैक में लिखता हूँ, Ag सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो जनरेट होता है सिल्वर क्लोराइड, जो कि यही वाला वाइट प्रिसिपिटेट जनरेट होता है, और उसके साथ होता है सोडियम नाइट्रेट जो कि होता है NaNO3। ये लिक्विड होता है, या फिर कह सकते हो एक्वस होता है। एक्वस मतलब लिक्विड, पानी में एडेड है इसमें। आपने जो ये AgNO3 लिया था ये भी एक्वस था। ये एक्वस मतलब आपने इसको पानी में थोड़ा घोल दिया था, उसके बाद आपने ऐड किया था। तो आपके टेस्ट ट्यूब में पहले क्या था,
सिल्वर नाइट्रेट था और नमक था, ये दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट आया जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देने लगा आपको, और ये NaNO थी, मतलब सोडियम नाइट्रेट का एक एक्वस सॉल्यूशन मिला आपको। ये सवाल बार बार आता है, तो ये जो रिएक्शन मैंने आपने यहाँ पर लिखा है इसको अच्छे से याद कर लो, बुक में भी है, ये बार बार पूछा जा सकता है। वैसे और भी 2-3 एग्जाम्पल्स है बुक्स में, आप देख लो, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक फेरिक क्लोराइड वाला रिएक्शन है FeCl3, और उसके साथ एमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है, वो भी थोड़ा देख लो। उसमें भी एक्चुअली क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट जनरेट होता है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, देखो अभी तक हम लोगों ने जो भी जाने कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कभी गैस फॉर्म हो रहा है, कभी चेंज ऑफ कलर हो रहा है, कभी प्रेसिपिटेट हो रहा है, कभी कभी क्या होता है, एनर्जी चेंज होता है। एनर्जी मतलब चाहे वो रिएक्शन गर्म हो जाता है, रिएक्शन होने के बाद गर्म हो जाता है, या फिर रिएक्शन होने के बाद ठंडा हो जाता है। कुछ कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो रिएक्शन होने के बाद गर्म हो जाता है, तो जो गर्म होता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट मीन्स इसमें हीट रिलीज होता है, हीट जेनरेट होता है। जो रिएक्शन में हीट जनरेट होता है उस टाइप के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलता है, और जिसमें हीट रिड्यूस हो जाता है या फिर मान लो कि कंज्यूम हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, एक्सोथर्मिक में हीट जनरेट होता है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, वो डेली लाइफ में आप लोग फील करते होंगे। अगर कोल, दैट मीन्स कोयला जो कि कार्बन से बनाता है, उसको अगर ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट जनरेट होता है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी में डालोगे तो CaOH होल 2, दैट मीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इसी को हम लोग लाइम कहते हैं। कैसे बोलते हैं, स्लेक लाइम, भींगा हुआ स्लेक लाइम जनरेट होता है और हीट जनरेट होता है। तो ये जो दो रिएक्शन मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, ये कैल्शियम CaOH होल 2, ये दो रिएक्शन एक्चुअली एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक दैट मीन्स हीट जनरेट होता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। जैसे मान लो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन। अच्छे से ध्यान में रखो, इसको कहते हैं लाइमस्टोन। CO3 को CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर थोड़ा भी हीट देते हैं, देखो मैंने यहाँ पर हीट ऐड किया है, ठीक है, रिएक्शन के पहले हीट ऐड कर दिया है, तो जनरेट क्या होता है, CaO प्लस CO2। इसमें थोड़ा ठंडा हो जाता है, ये रिएक्शन होने के बाद एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो इसमें देखो हीट एब्जॉर्ब हो गया, उसीलिए इसमें क्या हो जाता है, जब भी ये हीट एब्जॉर्ब हो जाता है तो एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ओके, एक अनदर टॉपिक है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फिजिकल स्टेट चेंज होता है। भाई आपने ऑलरेडी जान गए स्टेट क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 टाइप का स्टेट होता है। तो कुछ कुछ रिएक्शन होता है कि जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज होता है। जैसे मान लो कि आपने हाइड्रोजन गैस लिया, ये गैस है, इसके साथ ऑक्सीजन गैस लिया, ये भी गैस है, और थोड़ा हीट ऐड कर दिए इस रिएक्शन में, तो आपको मिल गया H2O। ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो देखो रिएक्शन के पहले वो गैस था, लेकिन रिएक्शन के बाद लिक्विड हो गया। दैट मीन्स कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट चेंज हो जाता है। कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि 2 गैस को यूज़ किए तो यहाँ लिक्विड नहीं सॉलिड जनरेट हो गया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ।
जैसे मान लो अमोनिया NH3, ये एक गैस है। इसके साथ अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का गैस, ये भी जी लिखा हूँ ब्रैकेट में, जी, ये दोनों गैस को अगर आप रिएक्शन कराते हो रूम टेम्परेचर में ही, बेसिकली रूम टेम्परेचर में ही देखा गया है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद अमोनियम क्लोराइड जनरेट करता है, जो कि एक पाउडर टाइप का होता है, वाइट पाउडर टाइप का होता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में होता है। दैट मीन्स सॉलिड होता है, पाउडर तो सॉलिड फॉर्म में ही होगा। तो अब देखो यहाँ पर गैस था, ये भी गैस था, लेकिन ये रूम टेम्परेचर में ही आपस में रिएक्शन करने के बाद एक सॉलिड जनरेट कर लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये एक वाइट पाउडर होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। तो देखो आपने इतने सारे बात पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि केमिकल रिएक्शंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कभी कभी क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, कभी प्रिसिपिटेशन होता है, प्रिसिपिटेट होता है, कुछ रिएक्शन में आपको प्रिसिपिटेट नज़र आया। कभी कभी क्या होता है कि फिजिकल स्टेट चेंज होता है, कभी कभी क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जो एग्जाम्पल दे दिया है उसको फिर से देखो, बुक में भी पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। सो दीज आर द बेसिकली केमिकल रिएक्शंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल इक्वेशंस को कैसे और भी डिटेल्स तरीके से समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।